जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर, मुझे अच्छे से याद है, हमने कुछ इंटरेक्शंस पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम उन इंटरेक्शंस को ही मतलब इंटरेक्शन तो मैंने सारे ही पढ़ लिए थे, ठीक है ना, जितने ही मैंने लिखवाए थे। तो अब देखो ये चैप्टर एक्चुअली में नाम तो इसका स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर का नाम एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? गैसेस। तो ये चैप्टर का नाम है मेरे पास गैसियस के बारे में। तो गैसियस की कोई प्रॉपर्टी बता सकता है? ये संकल्प गैस की कुछ प्रॉपर्टी बताओ, क्या होता है सब गैस? पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते। और क्या तुम गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हो? यस सर, कंप्रेस हो जाता है। हाँ, तो ये कंप्रेसिबल होता है। क्या तुम इसके गैस के पार्टिकल में प्रेशर लगा के उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हो? वही तो हो गया कम। अब जो तुमने कंप्रेसिबल बोला, तो कंप्रेसिबल कैसे करोगे? प्रेशर लगा के ही तो करोगे, ठीक है। मान लो तुम किसी शादी में होते हो, कभी कभी जाते हो शादियों में, तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो बॉल खरीद लेते हैं, वो बॉल नहीं, वो फुटबॉल, फुटबॉल भी नहीं, वो गुब्बारा जो होता है। तो गुब्बारा वो जो 5-10 रुपए का आता है, छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं ना, तुमने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो जब वो गुब्बारे के ऊपर बैठते हैं तो गुब्बारे का साइज चेंज होता ही नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं होता। अरे बोलो। होता है। हो जाता है। तो इसका मतलब हम इस चीज पे प्रेशर लगा सकते हैं, और प्रेशर लगाने से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो जब तुम गुब्बारे पे एक साइड प्रेशर लगाते हो तो वो इक्वल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इक्वल जाता है, ठीक है। तो प्रेशर तुमने कहीं और लगाया लेकिन जाएगा वो हर डायरेक्शन के अंदर। जैसे कि मान लो ये गुब्बारा है, एक सेकेंड। तो अगर गुब्बारे को तुम किसी पर्टिकुलर, मान लो ये गुब्बारा है, तुमने यहाँ से प्रेस किया अंदर की साइड, तो जब प्रेस करोगे तो जो इसके अंदर पार्टिकल है ना, वो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगाएंगे। कितनी अच्छी बात है, तुमने सिर्फ एक चीज को प्रेस किया और अंदर ही अंदर वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लग रहा है। तो यही तो कॉन्सेप्ट आगे जाके यूज होता है पैस्कल्स लॉ, और बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके रियल लाइफ में, कि तुमने प्रेशर लगाया है यहाँ और वो लग रहा है हर जगह पे, ठीक है। तो ये इसका मतलब it exert equal pressure in all the direction you can say, ठीक है। क्या इसकी डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है। अबे मैं पूछ रहा हूँ, डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है? तुम कह रहे होती है। कम होती है। हाँ कम होती है, क्योंकि गैस हल्का होता है ना, सिंपल सी बात है। क्या गैस का वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होती है क्या? दोनों फिक्स नहीं होता। तो ना तो वॉल्यूम फिक्स है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, और शेप भी कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों वाली बातें, ये कैसे नहीं पता तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे सब बच्चे। तो अब यहाँ पे हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका नाम अपने आप में क्या है, गैस के बारे में, ठीक है। तो गैस अपने आप में क्या है, देखो गैस का कैसा बिहेवियर रहेगा। तो हमारे पास गैस को देने के लिए बहुत सारे ना गैस लॉज आए हैं, ठीक है। तो हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, और गैस के बारे में गैस के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने लॉ देने की कोशिश करी है, ठीक है। अब वो लॉ कौन कौन से साइंटिस्टों ने दिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। वीडियो फिर ऑफ हो गई सब बच्चों की। बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लोजेक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 टाइप के लॉ हैं, और वो 4 टाइप के लॉ कौन कौन से हैं? सारे बच्चे बोलेंगे बायल्स लॉ। बहुत छोटे छोटे लॉ हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ये ABCD है केमिस्ट्री की। ऐसे सारे बच्चे सर बोलेंगे चार्ल्स लॉ। सर 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 हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आप क्या रिवीजन करा रहे हैं? क्या? आप क्या रिवीजन करा तुम्हारा ध्यान कौन सी दुनिया में है? ये कौन सी रिवीजन हो रही है? ये रेगुलर क्लास चल रही है। सर मुझे ऐसा लगा पहले चैप्टर में थे ना गैस लॉस, इसलिए वजह से अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो थोड़ा सा अलग है। बायल्स चार्ल्स वहाँ पे नहीं थे, लेकिन गे था वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे अलग है। तो ये गे लॉज है, लॉ। एंड लास्ट, एवोगैड्रो लॉ। So we have total 4 laws, ठीक है, जिसके बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। तो गैस लॉज मेरे पास 4 टाइप के हैं, बायल्स, चार्ल्स, गे, लोजेक एंड दी एवोगैड्रो, ठीक है। तो अब जब मैं बात करता हूँ अपना बायल्स लॉ के बारे में, तो देखो बायल्स, मुझे एक बात बताओ यार, जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, तो जब मैं किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए?
अगर मैं किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाता हूँ तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए उन गैस पार्टिकल्स का? कम सर। कम। कम होना चाहिए ना, किसी चीज को प्रेस करोगे तो वो कम ही हो जाएगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? इनडायरेक्टली। इनवर्सली। हाँ तो मतलब ये इनवर्स हुआ ना, इसका मतलब कोई डायरेक्टली बोल रहा था। इनडायरेक्टली बोल रहा है। हाँ इनडायरेक्टली होगा, ठीक है। तो मेरे पास बायल्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो बायल्स किससे रिलेट करता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम से। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम से रिलेशन है। तो ऐसा देखा गया है कि प्रेशर इज इन, ये लिखना है सब, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट द फिक्स टेम्परेचर। रिमेंबर, को टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें ना जो भी चीज ऐसे दे रखा हो ना, बस कांस्टेंट वाली साइड को अकेला छोड़ दो। तो देखो कांस्टेंट तो ये 1 है ना भाई। मान लो मैंने बोला कि मेरे तो प्रोपोर्शनल को हटा के मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया के अपॉन वी। तो इस वी को ना उधर ले जाओ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू के। और जब भी हम ऐसे किसी भी वैल्यू किसी भी चीज को के बराबर कर देते हैं ना, तो इसका मतलब फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? तो कोई भी दो चीज आपस में इक्वल होंगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सर पीवी इज इक्वल टू के बाद ये क्या बोला आपने? P1 V1 बोला। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने अरे ये सर। मैं हाँ हाँ एक सेकंड। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी मेरे पास यहाँ तक मैंने क्या बोला कि मेरे पास प्रेशर क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया, यस राइट। सर। अब कांस्टेंट को एक साइड रहने दो और जो बाकी कांस्टेंट नहीं है उसको उधर ले जाओ। तो क्या वी को मैं इधर लेके आ सकता हूँ? यस सर। तो पीवी इज इक्वल टू के आ गया। और जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ही रहता है। तो इसका मतलब ये है, मान लो एक बच्चे ने बोला तुमसे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम है। तो मान लो एक बच्चे ने बोला कि जब मैंने 100 का प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम 50 था। तो बताओ जब मैं प्रेशर 200 का लगाऊंगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आया समझ में? जब प्रेशर 100 का लगाया तो वॉल्यूम 50 था, और जब मैंने प्रेशर 200 का लगाया तो बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही होना चाहिए ना, तो इससे निकल जाएगा। तो यस सर। पीवी कांस्टेंट का मतलब अपने आप में क्या हो जाता है फिर? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जिस चीज को भी तुम कांस्टेंट के बराबर ले आओगे तो जो उस साइड होता है उसका बस 1 को कर दो। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मान लो मैंने तुमसे बोला, सारी बच्चे ध्यान सुनेंगे, मैंने बोला कि ए बी सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैंने ये बोला तो तुम क्या कर सकते हो? उसे A1 B1 C1 इज इक्वल टू A2 B2 C2, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो ये बायस लॉ ने तुमको फिर फाइनली क्या दे दिया है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एनी डाउट इन दिस? तो जब भी तुम प्रेशर लगाओगे प्यारे प्यारे बच्चों कहीं पर, तो इसका मतलब अगर तुमने प्रेशर लगाया तो कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है। अब जब तुम और प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। और ये होता भी है सच में, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाते, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। नहीं आया अन्वेषा? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, श्योर, गुस्सा नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है बायल्स लॉ के अंदर? नो सर। ठीक है। तो ये देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तुम्हें दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम इतना बोलेंगे कि अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए? सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे तिगड़मबाजी की जाती है एग्जाम्स के अंदर। इजी से इजी चीज को टफ बना के प्रस्तुत किया जाता है, तो तुम्हें उसकी प्रस्तुति में खो नहीं जाना है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक ग्राफ है, और एक ग्राफ है, मतलब एक ग्राफ पूरा ऐसे ही है। मान लो ये मैंने बोला P और ये मैंने बोला V। बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम। अगर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम।
तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका ग्राफ कुछ कुछ इस तरीके से होना चाहिए फिर? क्यों? क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा है तो देखो वॉल्यूम कम है ना भाई, वो बनाओ ना डॉट डॉट वाली लाइन, ऐसी तो बनाते हैं। तो इस पॉइंट पे देखो वॉल्यूम कम आ रहा है, राइट। जब देखो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इस पॉइंट को देखो, जब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हमारे पास इस तरीके से ग्राफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने बनाया इस तरीके से, तो ये तीनों के तीनों ही बैल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो मान लो कि ये तुम्हारा टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो क्या लगता है इनमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा है? T1 का, T2 का या T3 का? देखो तीनों ही ग्राफ बैल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि T1, T2 और T3 ज्यादा कौन सा है। देखो T3 को देख के इतना तो लग रहा है कि ये ज्यादा नीचे नहीं आया, मतलब वॉल्यूम में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। आई मीन आया है चेंज, लेकिन वॉल्यूम इतना नीचे नहीं आया, वॉल्यूम कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ, राइट। यस सर। तो हाँ 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 बोलो। सर ये समझ नहीं आ रहा ये लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चिंता वाली बात नहीं है, मतलब यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन लगता है। अच्छा अभी तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। अभी मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक मतलब मैंने फाइनली क्या करा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो मैंने बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने एक गैस का प्रेशर बढ़ाया। तो जब मैंने प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम कम होगा, और जब मैंने प्रेशर नहीं बढ़ाया होगा, तो जब मैंने प्रेशर को हल्का कर दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसे बन गया मेरे पास T1 टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो T1 पे मेरे पास इस तरीके से हुआ है। अब मान लो मैंने उसका टेम्परेचर को क्या कर दिया, मैंने उसके टेम्परेचर को 35 डिग्री कर दिया, 35 डिग्री सेल्सियस। भाई 35 डिग्री कर दिया तो अब टेम्परेचर तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन जो गैस रूल को फॉलो करती है पायल्स लॉ को, तो वो तो फॉलो करेगी ही ना। तो मैंने देखा, मैंने उस ग्राफ को इस तरीके से देखा कि वो ग्राफ ना अब इस तरीके से आया है। अब वो ग्राफ पहले जैसा आया है, लेकिन ठीक उसके ऊपर नहीं आया। तो इससे एक बात पता लग रही है कि पहले वाले का वॉल्यूम इतना नीचे आ गया था, मतलब प्रेशर इतना नीचे आ गया था, लेकिन अब वाले का जो प्रेशर है ना, वो कोई ज्यादा नीचे नहीं आया, सिर्फ इतना आया। तो मतलब ठीक है, तो मैं सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये सब क्यों हो रहा है। बस हम इतना बोल रहे हैं कि जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो सेम डिट्टो पहले जैसी सिचुएशन उसकी नहीं रह गई, पहले जैसे प्रेशर था, पहले जितना वॉल्यूम था वो नहीं आया। तो इसका मतलब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बायल्स लॉ को फॉलो कर रहा था बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल डिट्टो पहले जैसी कंडीशन अब नहीं रह गई। ऐसे ही फिर और बढ़ा दिया गया, मान लो मैंने बढ़ा दिया उसको 45 डिग्री, तो उसने और फॉलो नहीं किया, तो अब उस ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो इसका मतलब इससे साफ साफ पता लगता है कि बताओ हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है या नहीं रखना है? रखना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो ग्राफ थोड़ा सा अलग आएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होगा, लेकिन वो सेम डिट्टो वैसा नहीं आएगा जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है, राइट। नहीं आया किसी को समझ में? ये इस तरीके से समझो कि गर्मी के अंदर लोगों के घर में पंखा चलता है और एसी चलता ही है। क्या सबके घर में एसी और पंखा चलता है? कोई ऐसा है जिसके घर में हीटर चलता हो? यस माइका, क्या गर्मियों में हीटर चलता है? नो सर। वेरी गुड, शाबाश, मुझे पता था, ठीक है। अरे तो कुछ होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूजुअली लोगों के घर में क्या होता है, नॉर्मल लोगों के घरों में, कि एसी और पंखा सबके घर में चलते हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग हॉल में ज्यादा रहते हैं, कुछ लोग अपने रूम में ज्यादा रहते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि एसी और पंखा चलना ही है। अब वो हॉल में चले, इंस्टीट्यूट में चले, या मतलब तो कुछ थोड़ा बहुत सिचुएशन में फर्क है कि कहाँ पे चल रहा है, लेकिन मेन बात है सबके घर में एसी पंखा चलेगा ही चलेगा। तो वही वाली बात है, टेम्परेचर चाहे कोई सा भी लो वो इनवर्सली होगा, बस अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से इनवर्सली होगा, ठीक है ना।
कहीं पे ज्यादा इन्वर्सली है, कहीं पे कम इन्वर्सली है। बताओ ज्यादा इन्वर्सली कौन सा वाला माना जाएगा, T1 वाला या T3 वाला? T1 वाला। ज्यादा इन्वर्सली कौन है, T1 वाला। T1 और कम इन्वर्सली कौन है, T3 वाला। T3 भाई टेम्परेचर बढ़ाने से अच्छे अच्छे फिनोमिना डेविएट कर जाते हैं अपने नेचर से। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ध्यान रखना इस तरीके से। किसी को भी कोई दिक्कत है भाई प्यारे प्यारे बच्चों? अरे बोलो। नो सर। नहीं है सर। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, देखो तुम एक चीज देख पा रहे होगे, टेम्परेचर T3 ज्यादा है तो अगर मान लो तुम कहीं पे भी मान लो कोई भी एक रूम है, वो एक रूम का टेम्परेचर तुम बढ़ा दो, बहुत गर्मी हो जाए, तो पार्टिकल जो होते हैं वो गर्म की वजह से धीरे धीरे करके चलेंगे, तेज तेज चलेंगे, तेज 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 चलेंगे, तो प्रेशर वहां पे कभी कम हो सकता है क्या? देखो देखो पहली वाली लाइन का प्रेशर ये आया है और इस वाले का सबसे कम प्रेशर ये आया है, ये वाला। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर कभी कम बहुत ही रेयरली देखा गया है कि कम हो जाएगा। सब साफ समझ में आ रहा है? इसका मतलब T3 ज्यादा है। इज देयर एनी डाउट? अरे बोलो। तो T3 ज्यादा क्यों है? क्योंकि T3 जब तुम बढ़ा दोगे, जैसे मान लो कभी कभी तुम छत पे गए, तुम मान लो रस्सी पे कपड़े सूख रहे थे, उस कपड़े को उतारने के लिए गए रस्सी से, तो जब वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सड़क वो जो होती है क्या नाम है, रूफ बहुत गर्म होती है, तो तुम जल्दी जल्दी कपड़े उतारते हो, रस्सी से कपड़े उतारते थे, तो इसीलिए वो काम फास्ट हो जाएगा ना फिर। ठीक है भाई? नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ में, ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये सब बच्चों ने फिर से अपनी वीडियो ऑफ कर ली। अभी रुक जाओ, तुमको क्लास से बाहर निकालता हूँ मैं, एक मिनट बस। इतनी बार समझा लिया इन बच्चों को कि क्लास को क्लास की तरह लो, क्लास को मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक मेरे पास प्रेशर है, एक मेरे पास ये 1/v है। भाई तुम्हें पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो लेकिन अब मैंने ये पूरा 1/v एक साथ ले लिया है। अब अगर मैंने 1/v एक साथ ले लिया है तो जरा बताना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v? 1/v को मैंने एक मान लिया है, 1/v को एक माना हुआ है, तो वो तो मेरे पास डायरेक्टली हो गया। और डायरेक्टली का ग्राफ कैसा जाता है, सीधा या टेढ़ा? सीधा। सीधा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास फिर कैसा हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो फिर ये जो ग्राफ जाएगा मेरे पास वो सीधा जाना चाहिए, ऑफ कोर्स भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर मान लो मेरे पास, मैंने बोला कि अब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंडीशन हो सकती है या नहीं, मतलब अलग अलग टेम्परेचर अगर तुम दोगे तो क्या वो मतलब प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करता है या नहीं करता है? अभी तो बताया था यार कि कोई भी कंडीशन आ जाए, वो जो फॉलो करता है वो फॉलो करेगा, बस अलग अलग तरीके से करेगा। कैसे दिखाता हूँ, देखो मान लो ये मेरे पास ये भी वही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v। भाई 1/v है ना ये x पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तीनों ही है, यही तो बताया था। जैसे पिछली बार बताया था इनवर्सली था, क्योंकि हम v लेके चल रहे थे, इस बार 1/v लिया है, तो डायरेक्टली पे सीधा ही ग्राफ आता है। अब मान लो यहाँ पे बोल दिया आपको T3, यहाँ पे T2 और यहाँ पे आपको बोल दिया T1। मैंने भी क्या बताया, कहाँ पे प्रेशर कम नहीं होता है? अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। अब जरा देखना यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर किसका बन रहा है? T3 का। तो T3 का अगर ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो जरा बताना टेम्परेचर भी ज्यादा किसका होगा? T3 का। T3 का। इस तरीके से सिंपल। ठीक है, वैसे ये सब आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत आता है। यहाँ पे तो बस ये याद करना है P1 V1 = P2 V2। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे सीधी लाइन बनाते हैं, कुछ बच्चे टेढ़ी लाइन बना देते हैं, तो देख लेना y में क्या है, सॉरी x में क्या है, v है या 1/v है, p है या 1/p है। ठीक है, कुछ बच्चे ये सब देखते ही नहीं है, वो कहते हैं ग्राफ किसका है, वो कहता है p और v का है।
तो वो ये नहीं बोलते कि अबे 1/v है, वो कहते हैं v है बस। तो वो उल्टा सीधा दोनों ग्राफ बना के आ गए। और कुछ बच्चे तो बहुत ही महान होते हैं, कुछ बच्चे ऐसा ग्राफ बना कर आते हैं ऐसा, जो कि कभी आज तक पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? एक ही पोजीशन पे दो दो वॉल्यूम। देखो मतलब इसी पॉइंट पे ये भी वॉल्यूम आ रहा है, इसी पॉइंट पे ये भी वॉल्यूम आ रहा है। मतलब ये वो वाली बात हो गई, एक बच्चे से कॉल करके पूछ रहे हो कहाँ पे है, वो कह रहा है दुबई और उगांडा दोनों जगह पे। ये ऐसी सिचुएशन है, तो ध्यान रखें, चीजों को समझें, रट्टा ना मारे, ठीक है? बाकी कोई बात नहीं, जिनको समझ नहीं आता भाई देखो उसके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है, रट्टा मारे या फिर याद ही ना करे, ठीक है? तो अब वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुमने साइंस लिए तो जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, ठीक है? कोई बात नहीं। तो ये था हमारे पास बैलेंस लॉ, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब आ रहे हैं हमारे पास, अभी 5 मिनट के अंदर 2 बच्चों को बर्खास्त कर दिया जा रहा है, ध्यान रखना। क्लास में दिखेंगे नहीं भी 2-3 बच्चे जो वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। मैं नहीं करूंगा, ऊपर से आएंगे ऑर्डर, ठीक है? अब आ रहे हैं हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी एक गैस है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम गैस का बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम दिया है कम होगा। तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? वॉल्यूम कम होगा संकल्प, नहीं बढ़ेगा, 1/v कम होगा, v अगर होगा तो 1 बढ़ेगा। बाई बी क्या मूल्य है? एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे? आस पास आएंगे। अच्छा, जब तुम चाय बनाते हो और चाय बनाते बनाते जब तुम एकदम हाई टेम्परेचर कर देते हो तो चाय थोड़ी सी रह जाती है वैसे, राइट? सारी हवा में उड़ जाती है, ऐसा है क्या कुछ? तो मैंने लगता है कि जब चाय हाँ सर, उबलती है तो वो पास एकदम आएंगे। पार्टी। एक सेकेंड चुप हो जाओ पहले, पहली बात तो वो लिक्विड है, मैं तुमसे उबलने की बात कर रहा हूँ। जब तुम ज्यादा टेम्परेचर देते हो, जब ज्यादा हीट अप करते हो, तो उसमें से जो गैस निकल के आती है वो ज्यादा निकल के आती है कम निकल के आती है? ज्यादा निकलते हैं। तो जब गैस के पार्टिकल ही ज्यादा होगा तो फिर वॉल्यूम उनको ज्यादा चाहिए कम चाहिए? अरे बड़े अजीब बच्चे हैं यार, कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मेरे को हैरानी हो रही है, पता नहीं कौन से प्लेनेट से आए हैं सारे के सारे। अगर तुम 5 बच्चे हो और एक जगह पे 500 बच्चे हैं, तो आईएलसी के एक रूम में कितने बच्चे आएंगे? 500 बच्चों को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग? नहीं सर। तो फिर तो जो ज्यादा पार्टिकल होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम लेंगे। चलवाने वाले काम कर रहे हो, बताओ तबियत खराब है मेरी, तब भी कुछ नहीं बोलते। अभी रुक जाओ, क्लास से बाहर निकालता हूँ सब बच्चों सर को। कोई नहीं, एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। ठीक है, वो तो आ ही जाएगी, आई नो पे, ठीक है? तो हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या कहता है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, या ऐसे करके बोलो कि जो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, जबकि हर कंडीशन पे देखो 3 लोग हैं ये, मेनली ना ये 3 लोग हैं, पी वी और ये टी। ये 2 का रिलेशन है तो ये कांस्टेंट है, इन 2 का रिलेशन है तो ये कांस्टेंट है, और इन 2 का रिलेशन है तो फिर ये, मतलब इन 2 का रिलेशन है तो फिर ये कांस्टेंट है। ये 3 लोग आपस में एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप निभा रहे हैं, ठीक है? तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर, so the volume होता है, the volume of the fixed amount of gas, it is directly proportional to what? The temperature, or better to say absolute temperature, because we are measuring it in Kelvin, don't take it in Celsius, okay? तो absolute temperature means we एब्सोल्यूट have to टेम्परेचर take क्या it होता है? in क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब We केल्विन में या have to take लीटर? this in Kelvin, क्योंकि Kelvin का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 0 से कितना भी चलता रहेगा, लेकिन सेल्सियस वाला नेगेटिव में चले जाता है, तो हम एब्सोल्यूट लेते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे कि केल्विन, ठीक है? तो सारे बच्चे लिखेंगे चार्ल्स लॉ का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यस दी, लिखो सारे बच्चे, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस is directly proportional to the absolute temperature.
ठीक है भाई, तो ये मेरे पास चार्ल्स लॉ आ गया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया प्यारे प्यारे बच्चों, जब ये प्रोपोर्शनलिटी है तो एक काम कर सकते हैं, कांस्टेंट लगा लें, क्या के लगा लें, के टी। तो मैंने बोला कांस्टेंट को एक साइड रहने दो, तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, v बाई टी इज इक्वल टू के। अरे बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो अगर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ तो उसके बाद मैंने क्या करा था, फिर क्या कर सकते हैं फिर? v1 by vt is equal to v2 by v2। क्या बात है, वेरी गुड शाबाश। ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। यस, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। यस, एनी डाउट इन दिस? माइका, कार्तिकेय, वैष्णवी? नो सर। तुम No, लोगों ने अभी sir. वीडियो अपनी ऑफ कर रखी है, अब रुक जाओ, तुमको बाहर निकालते हैं क्लास से। पता नहीं क्या वो कर रखा है इतना, तो कोई अगर दुल्हन की शादी हो रही होती ना, दुल्हन भी नहीं शर्माती आजकल, दुल्हन भी एकदम ऐसे घूंघट घूंघट करके नहीं आती, कहते कोई बात नहीं, टुडे इज माय डे। और यहाँ पे हमें बोलना पड़ रहा है, बताओ बच्चों को। बच्चे दुल्हन से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं, और लड़की तो लड़की, लड़के भी शर्मा रहे हैं, बताओ पता नहीं कहाँ जा रही है दुनिया हमारी। बल्कि यहाँ पे बच्चों को बोलना चाहिए कि सर क्या कहते हैं, क्या मैं अपनी वीडियो ऑन कर लूँ प्लीज, और टीचर को बोलना चाहिए नहीं बदतमीज वीडियो ऑफ करो। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही है, यहाँ पे बच्चे ऑन ही नहीं करते। नोएडा के बच्चे तो शर्म थोड़ी सी ज्यादा आती है ना, क्या कर सकते हैं हम उसमें। कुछ गाजियाबाद वाले बच्चे भी हैं, उनको भी आते थोड़ी। ठीक है, तो ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ। किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, तो आई होप इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑफ कोर्स इसका ग्राफ कैसा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए भाई, डायरेक्ट है ना। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा दूसरा लॉ आया जिसका नाम था गे-लोजेक लॉ। ठीक है, ये बस इसका नाम है, कोई उल्टा सीधा ना सोचेगा इसके बारे में। ठीक है, तो नाम से उसकी करनी वरनी मत सोच लेना। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास तो फाइनली इसने क्या बोला कि जो प्रेशर होते हैं, वैसे भी ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स यूजुअली न्यू है। ठीक है, तो पहले के टाइम में, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात की जाए, तो ये गे और ये जो आजकल 3-3 वर्ड जो डिस्कवर हो गए हैं, LGBT टाइप सा, तो ये सब न्यू है। उस टाइम पे इसको बेचारे को पता भी नहीं होगा कि आने वाले टाइम में भी मजाक बनाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे हंसते हैं इस गाने, मतलब इस गाने पे नहीं, इसके नाम पे। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के इन्होंने रिलेशन बताया। तो इसने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, 3 भाई हैं, कांस्टेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर रिलेशन बना रखे हैं फालतू के। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अगर तुम्हारे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसने बोला जो भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, उसका जो प्रेशर होता है, तो जितना ज्यादा मेरे पास प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सारे बच्चे लिख लें, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, the pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to its temperature। तो प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसने क्या बोला फिर, तो इसने बोल दिया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर को हमने क्या दे दिया, फिर से कांस्टेंट दे दिया। तो एक मेरे पास क्या बन जाएगा, P अपॉन टी इज इक्वल टू P अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। ठीक है, बहुत सिंपल बच्चों वाली बात। ठीक है भाई, अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने एक बहुत ही सिंपल सी बात देखी, यार मुझे एक बात बताओ, एक माइका थी, ठीक है, मतलब माइका है, तो माइका गई दुकान पे, उसने बोला भैया भैया 5 टॉफी दे दो। तो इसने 5 टॉफी ले ली, तो इसने हाथ में रख लिया ऐसे कि भैया इसमें हाथ में दे दो 5 टॉफी। ठीक है, फिर एक दिन कि भैया 500 टॉफी दे दो। तो वो कह रहा है कि 500 टॉफी तो मैं दे दूंगा, लेकिन लेके कैसे जाओगी, कह रही हाथ में दे दो। तो वो कह रहा बदतमीज, ये क्या बात हुई, हाथ में कैसे लेके जाओगी बच्ची, 50 टॉफी भी नहीं आएंगी, गिरा दोगी नाली में।
तो कह रही कि नहीं गिराऊंगी। तो इसने फाइनली इसको याद आया कि इसके पास झोला है, फकीर आदमी हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे। तो इसने अपना झोला निकाला और वो सारी की सारी 500 टॉफी अपने झोले में बांध दी। गाँव में ऐसे ही करते हैं लोग, उनकी वो होती है ना चुन्नी मुन्नी टाइप की सी, तो जैसे जो वो झोले में, जैसे दादी अम्माएं होती है, तो वो दादी अम्मा क्या करती है, अपने चुन्नी मुन्नी के कोने में पैसे बांध लेंगे, राइट, ऐसे कर लेते हैं बहुत लोग, गाँव में ऐसा होता है। ठीक है, ये गाजियाबाद वाले को पता होगा। यस कार्तिक, डू यू नो दैट? ठीक है ना, ऐसे यूजुअली जो होती है हमारी दादी टाइप से, तो वो ऐसे कर लेती है। सर ऐसा नहीं देखा सर, ठीक है, गाँव तो में भी नहीं देखा होती सर। है, मैंने तुम्हें कुछ देखा नहीं है, मैंने तो पता, देखा तुम्हें है। शर्म आनी चाहिए कि तुम गाजियाबाद से बिलोंग करते हो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता है कल्चर के बारे में। ठीक है, सर तो चलो गाड़ी फाइनली निकालो, अभी तुम घुमा के चुप हो लाता जाओ हूँ। बस, तुम्हें कुछ नहीं पता है, पहले सीख कर आओ। ठीक है, तो झोले में फाइनली इसने टॉफी बांध दी। तो मुझे एक बात बताओ, अब झोला का वॉल्यूम चेक किया गया, पहले तो ये हाथ में लेके गई थी, तो वॉल्यूम चेक किया गया कितना है टॉफी का वॉल्यूम। अब झोले का वॉल्यूम चेक किया गया, तो बताना जरा किसका ज्यादा वॉल्यूम आएगा, पहले वाला केस है दूसरा वाला केस? दूसरा वाला केस। क्योंकि दूसरे वाले में नंबर कहाँ पे ज्यादा है, दूसरे वाले में। तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, इस स्पेस में लॉ बना दिया। बताओ कि जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा हमारे पास एवोगैड्रो, मतलब उतना ही ज्यादा मेरे पास वॉल्यूम आएगा। सर जब ये तो डिस्कवर्ड नहीं था ना सर, ऐसा नहीं कह हाँ, सकते तो थे, अरे तो ऐसा मत बिल्कुल, कहिए। मैं कोई बुराई कर रहा हूँ इसकी, मैं बता रहा हूँ कि ये इस टाइम पे समझना कितना आसान है, उस टाइम पे लोगों के लिए ये बात भी देना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, 2+2 4 होता है, यही बोलने के लिए लोग कहते हैं अरे वाह क्या बात बोली है, विधानसभा में बिल पारित हो गया। ठीक है, 2+2 4। सर जब विधानसभा नहीं थी, जहाँ तक मुझे हाँ, याद तुम चुप हो जाओ, तुम गाजियाबाद। ठीक है, तुम्हारे लिए अलग से बनवाएंगे। तो हमारे पास क्या है, तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। सो मान लो एक वॉल्यूम है तुम्हारे पास, एट नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो चेंज होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। 3 बताए ना मैंने लोग, तो मान लो तुम्हारे पास, अच्छा यहाँ पे तो प्रेशर का भी नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि एक अलग से नई चीज आई है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर भी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो अमाउंट और उसकी बात करी ना, तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को भी, तो फिर क्या होगा मेरे पास, तो कैन आई से दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द गैस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। या तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो कि बोला जाए कि जो मेरे पास वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। भाई जितना ज्यादा तुम नंबर ऑफ पार्टिकल लोगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम आएगा। कुछ लोग इस बात से एग्रीड नहीं कर रहे, मत करो एग्री। तो V इज इक्वल टू के एन याद कर लो फिर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बस अभी तो ये तो हो ही गया कि सिंपल है। तो इसी को इन्होंने, तो इसने स्टेटमेंट कैसे दी थी कि मेरे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। वैसे तो ये इस स्टेटमेंट को मैं समर्थन नहीं देता, पर ठीक है क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दी, बल्कि बोलना चाहिए था मोर इज द पार्टिकल मोर इज द वॉल्यूम, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन नहीं, हमें तो बच्चों को कंफ्यूज करना है, तो इसने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब अगर ज्यादा वॉल्यूम लोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा ना, सर से बताओ, क्योंकि बहुत टफ है, यस इसको सर। सोचने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग करना पड़ता है, एकदम आईक्यू लेवल। वो देखा है लूसी, वो लूसी हाँ में सर, कुछ 100% वाला। लूसी में, हाँ वो कहता है कि सर व्हाट विल हैपन इफ आवर ब्रेन कैपेसिटी बिकम्स 100%, तो वो कहता है 100%, तो इस तरीके से वो रुक जाता है। तो फिर तुम्हें इस चीज को समझने के लिए मुझे लगा 100% ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो जितना ज्यादा, सर हम अपना यूसेज कैसे बढ़ा सकते हैं सर, हमें कैसे पता चलेगा 15% हो रहा, 10% खूब पढ़ाई करो, यूसेज अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, सबका बस यही है, बकवासबाजी मत करो बस। तो हमारे पास क्या है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। तो अब हमारे पास इतने सारे तुमने लॉज देखे हैं। अब देखो एक काम करते हैं, अब हम इन तीनों लॉज को ना, हम इन तीनों के तीनों साइंटिस्ट को बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा ना, सर्वदलीय बैठक में बुलाया तीनों को, कह रहे हैं आप लोग आपस में गठबंधन करें। इन लोगों ने कर दिया नहीं नहीं नहीं, हमारी सरकार अपनी अलग चलेगी। लेकिन फिर मैं आया, मैंने कहा देखो बदतमीजी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो कहा जा रहा है वो करो। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो फाइनली जितने भी है ना हमारे पास चारों लॉ, तो चारों लॉ को मैं कंबाइन करता हूँ। देखो सबसे पहले तुमने कौन सा लॉ पढ़ा, PV is equal to K, राइट।
फिर दूसरा लॉ तुमने कौन सा पढ़ा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट? अरे बोलो। फिर तुमने कौन सा लॉ पढ़ा? अरे कौन हंस रहा है बच्चे में बच्चा? P is equal to KT. तो P इज इक्वल टू KT पढ़ा, राइट? और फिर लास्ट में तुमने क्या पढ़ा अभी? V is equal to Kn. कि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल भी बढ़ेंगे। तो ये 4 लॉ आए। अब देखो चारों लॉ का यूज करके तो मैं नहीं लगता कि ये कुछ कुछ अपने आप में एक बात बन रही है अच्छी सी। देखो ये कांस्टेंट 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 है, तो देखो PV है तो PV की कांस्टेंट है, V KT के बराबर है, PV KT के बराबर है और V N के बराबर है। तो इन K को अगर देखा जाए तो तुम्हें नहीं लगता अगर तुम चारों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो ये ऐसा बन जाना चाहिए, सारे K को मिला के एक K ले लो, ठीक है, और ये बन जाएगा मेरे पास KNT। तुम्हें नहीं लगता भाई अगर तुम चारों लॉ का गठबंधन करोगे तो वो यही तो इक्वेशन बना रहे हैं, P is directly proportional to T, V is directly proportional to T, V is directly proportional to N। अच्छा तो यहाँ पे जो ये K है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली में K नहीं है, ये गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है R। तो फाइनली मेरे पास ये R को अंदर ले जाओ, एक ही बात है। तो फाइनली मेरे पास एक यहाँ पे इक्वेशन बन के आई जिसका नाम क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो सारे बच्चे बोलेंगे दी आइडियल गैस इक्वेशन इज PV is equal to nRT। सब बच्चे बोलेंगे, ये सब बच्चे क्या है ये आइडियल गैस? आइडियल, अभी बताता हूँ ये सब क्या है। पहले सारे बच्चे बोले PV is equal to nRT। तो ये R क्या है, ये समझ में नहीं आया। अरे पहले मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ वो सुनो, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। पहले सारे बच्चे बोले PV is equal to nRT। सर NTR is equal to PV। नहीं, PV is equal to nRT बोलो, ज्यादा स्टाइल मत मारो। यस सर क्यों सर, मैथ्स में तो अलाउड है ना नहीं, सर। मैथ्स मत लगाओ यहाँ पे ज्यादा। सारे बोर्ड मास पढ़ा है सर। बोलो PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। यस वैष्णवी तुम भी बोलो, सब बोले। PV is equal to nRT। देखो बोला भी नहीं जा रहा है कुछ बच्चों से, शर्मा मैं रहे बोल तो दिया बोलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, शर्मा रहे कुछ बच्चे लगे बोल के। यस स्नेहा तुम बताओ। Sir, PV equals to nRT। यस तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो एक ऐसा बच्चा तुम्हारे स्कूल में जो सारे रूल्स को फॉलो करता है, स्कूल के बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड पे लिखे रहते हैं 15 रूल 20 रूल, तुम उन्हें पढ़ते भी नहीं होगे, भी तुम्हें 12 साल हो जाएंगे, तुम आज तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कौन सा रूल क्या है। लेकिन एक बच्चा आया, उसने पहले दिन एडमिशन लिया, उसने सारे रूल पढ़े, उसने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया, उसने वो रूल याद करे कि खंड खा का 15वां का उसके अंदर एक अनुच्छेद है कि हमें पानी पीने के लिए सिर्फ 1 घंटे में 10 से 11 में ही जाना है, तो वो 10 से 11 में ही जाता है, ठीक है। सब बच्चे लाइन से चलेंगे और सब लोग मार्च करते हुए चलेंगे, तो वो मार्च करते हुए ही बाहर निकलता है, ठीक है, एकदम समय पे आ जाता है, एकदम पाबंद। सर ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होता। हाँ तो बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था, बिल्कुल। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसी तरीके से रियल में भी कोई आइडियल गैस नहीं होती, लेकिन स्कूल वाले तो हर बार अवार्ड देते हैं, आइडियल ये हमारा आइडियल बच्चा है भाई, लेकिन स्कूल वाले तो अवार्ड देते हैं कि आइडियल स्टूडेंट अवार्ड होता है ना, क्योंकि वो 70-80% आ जाता है सर। हाँ ठीक है तुम चुप हो जाओ। तो हमारे पास जो आइडियल होता है, इसका मतलब जो टीचर के सामने ऐसे बिहेव करेगी, वो रूल फॉलो करता है, चाहे वो अंदर से कुछ भी बोले, जैसे तुम करते हो बदतमीजी, ठीक है, तो अंदर से कुछ भी हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन तुम टीचर के सामने अगर अच्छे बन के रह रहे हो तो तुम्हें वो अवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो यही वाली बात है, एक ऐसी गैस जो ये सारे लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हो, सारे लॉस को, तो वही क्या बन जाती है, आइडियल गैस। और वो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV is equal to nRT। लेकिन क्या रियल में कोई आइडियल बच्चा होता है आज के जमाने में? पहले के जमाने में तो चलो फिर भी थोड़े बहुत होते थे, जैसे मैं था, ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चों से ऐसे उम्मीद करना बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि कोई होगा, ठीक है। तो इसलिए आज के जमाने में कोई भी आइडियल नहीं है, और गाजियाबाद तो सोच बदलनी पड़ेगी सर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये गैस भी आजकल मॉडर्न हो गई है, तो ऐसी कोई गैस नहीं है जो सच में आइडियल है। तो बच्चे कहते तो हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? अभी तो पढ़ रहे हैं कि आइडियल गैस ऐसी होती ऐसी अगर होगी तो ये फॉलो करेगी। अब वो फॉलो नहीं कर रही है तो हम क्या करें उसमें? हमने तो एक वो बताया कि कोई भी अगर अच्छी गैस होती है, अगर वो आइडियल है तो वो इन चारों लॉ को फॉलो करती है।
मतलब उसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन काम करती है। ठीक है, नहीं आया समझ? तो ये आर क्या है? आर अपने आप में गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज है, मैं अभी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। तो ये आइडियल गैस का एक कांस्टेंट है। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हम यहाँ पे आते हैं आइडियल के ऊपर। क्या आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती है? नो सर। नहीं। नहीं, बस ये उसके बारे में है कि अगर कोई आइडियल रियल में होगा तो वो सारे रूल को फॉलो करेगा। तो कैन आई से इट ओबेज ऑल द गैस स्ट्रिक्टली? ऑल द गैस लॉज। स्नेहा, कौन कौन से लॉज है वैसे गैस के? Sir, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, और Woodley's चार्ल्स law. लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, बी और सी तो याद रहेगा तुम सब बच्चों को, एक के बाद बी सी आता है, तो बाल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ये कैसे भूल सकते हो तुम लोग? ठीक है, ठीक है। और ये आइडियल जो होता है गैस, ये मेरे पास एक तरह से हाइपोथेटिकल है या रियल है? हाइपोथेटिकल है पबजी वापस आ गया क्या? सर। अभी बैन हो गया लेकिन सर्वर्स पे नहीं हटा अभी। ओ, प्ले वो स्टोर से हटा है हटाएंगे ना भी नहीं अभी, इनको सर, पता सिर्फ है प्ले कि स्टोर मुझसे से हटा है कहा। सर। अच्छा अच्छा, क्या फेसबुक से हटाया है? सर प्ले स्टोर, प्ले स्टोर। अच्छा, प्ले बाकी स्टोर। बाकी और स्टोर्स पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, आईफोन वाला भी स्टोर होता है ना एक, आई आई स्टोर हाँ कुछ? सर, उनका भी होता है शायद। ठीक है। तो अच्छा, क्या इसका देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम यहाँ पे कंसिडर कर नहीं करते क्योंकि फोर्सेस से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो रिमेंबर, हैज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है मेरे मेरे बच्चों। तो आइडियल गैस क्या होता है? जो सारे लॉज को फॉलो करता है, हाइपोथेटिकल होता है ये, और ये इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से गड़बड़ हो सकती है, वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तुम्हें एडजस्टमेंट नहीं रखना है। मान लो एक आइडियल बच्चा उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया, किसी को देख रहा है, और कोई मार के चले गई थप्पड़, बदतमीज। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते ना। मान लो कोई वो अपने अपने बेस्ट फ्रेंडशिप के आगे रूल ही भूल गया। मान लो रूल में लिखा था कि आपको जाके प्रिंसिपल मैम से साइन करवाने हैं रोज अटेंडेंस 5 बजे, और एक बच्चे के बेस्ट उसी बच्चे के बेस्ट फ्रेंड ने बोला अबे यार चलते हैं ना, क्या बेकार की साइन वाइन, कुछ होता तो है नहीं। तो इसका मतलब आइडियल बिहेवियर तो टूट गया ना भाई। हर कोई जानता है उससे कुछ होना नहीं है। साथ में क्या जाएगा भाई? ये जो अटेंडेंस हो गई, आइडियल अवार्ड जीत लिया तुमने, अटेंडेंस फुल का अवार्ड जीत लिया, लेकिन एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि साथ में क्या जाना है, स्कूल के बाद साथ में क्या जाना है, तो तुम क्या बोलोगे? अवार्ड। संकल्प तुम बताओ, साथ में क्या जाना है आगे लाइफ में? समझा नहीं। क्या? सर हम खुद जाएंगे ना। खुद जाओगे? तुम बताओ स्नेहा, साथ में क्या जाना है, इसका क्या आंसर होना चाहिए? बने मार्क्स। साथ में जाएगी मार्कशीट, और हाँ कुछ तो नहीं सर जाएगा। मार्कशीट जो के ये ऊपर लोग मार्क्सिट सोच होती रहे हैं ना कि दोस्ती जाएगी, इंजॉयमेंट जाएगा, मैं पिक डालूंगी कि बहुत बहुत मेमोरेबल मेमोरीज एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, सब सर हवा हवा हो दोस्त जाएंगे। दोनों जाएंगे ना। दोस्त भी जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे, दोस्त कुछ सालों बाद एकदम फुर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता सर। अरे जिस एज में तुम हो ना, उस एज में बहुत हर बच्चे यही कहता है। अच्छी बात है तुम ये बोल रही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी बात है। ठीक है, अभी तुम बोल रही हो, अभी तुम जिस एज में हो उस एज में ऐसे ही लगता है, मेरे को भी लगता था और दुनिया को भी लगता है, और जितने बच्चे पास आउट हो गए हैं उनको भी लगता था। सर मुझे तो नहीं और लगता, जो मेरे तो मैंने दोस्त 1 घंटे में भूल जाते हैं मैं मुझे। एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई, ठीक है, मैं अगर मैं तुम्हारी एज में होता तो मैं भी यही बोलता, बहुत साधारण सी बात है। तो इसलिए साथ में क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट जाएगी, बाकी सब सेकेंडरी है। साथ रहे या ना रहे, मार्कशीट हमेशा साथ रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा पर उसका साथ तो हमें चाहिए ही नहीं ना। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हें उसका साथ, तुम्हें तो दोस्ती का साथ चाहिए ना। वेरी गुड प्लेसमेंट होगी फ्रेंडशिप वाली उसमें। यस, वेरी गुड। सर ये थर्ड पॉइंट फिर से एक बार समझा हाँ, दीजिए। हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कंसिडर नहीं करना होता है, क्योंकि मान लो अगर आइडियल गैस, जैसे एक बच्चे का मैंने एग्जांपल लिया, जो मैं भी क्यों ले रहा था बच्चे का एग्जांपल, क्योंकि अगर कोई बच्चा दोस्तीबाजी में ज्यादा बढ़ गया तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे, कम आएंगे? सर बहुत ज्यादा। वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी तुम लोगों से। ठीक है, मान लो किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड बन गया,
तो अगर किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड बन गया तो मार्क्स कम हो जाते हैं, मैंने तो यही देखा है, ठीक है। हाँ तो सर वही तो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं सर। हाँ ठीक है, तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स से रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि आइडियल बिहेवियर गड़बड़ा जाता है। मान लो वॉल्यूम ज्यादा होना था लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल पास पास आ गए, और पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? सर आपके वॉल्यूम 12th बढ़ेगा में ही नहीं कितने फिर। आए थे? क्या? आपके 12th में कितने आए थे? अबे तो चुप हो जा, क्लास से बाहर निकाल देंगे तुम्हें भी। हर बार यही क्वेश्चन पूछता रहता है, इसको कोई काम ही नहीं है। मेरे पास मेरे दोस्त भी है, मेरे पास मेरे मार्कशीट भी है, ठीक है, अनलाइक यू, ठीक है। तो ये मेरे पास है सारा का सारा आइडियल गैस इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। बकवासबाजी करने में नंबर 1 है हम, ठीक है। थैंक यू सर। अभी मेरे पास R है। अगर मैं गैस कांस्टेंट की बात करता हूँ तो सारे बच्चे याद रखेंगे गैस कांस्टेंट की 3 वैल्यूज है। अब तुम्हें वो वैल्यूज किस में निकालनी है इस पे डिपेंड करता है। 8.314 है तो ये निकलेगी तुम्हारी जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर। सारे बच्चे याद रखें, 8.314 है तो वो निकलेगी जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर। अगर R की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0.0831 तो वो निकलेगी 831 है, ठीक है। तो वो निकलेगा लीटर बार पर केल्विन पर मोल के अंदर, लीटर बार पर केल्विन पर मोल के अंदर, ठीक है। एक वैल्यू और होती है जहां तक मुझे याद आ रही है 0.0821, ठीक है। तो वो भी मतलब बार की जगह पे बस क्या करना होता है एटमॉस्फेयर। तो वैसे तो वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दी जाती हैं कि R की वैल्यू ये लेनी है, बट स्टिल तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो याद रखनी है। ये दो वैल्यू बहुत मोस्ट कॉमन है, एक जूल पर केल्विन पर मोल में, एक लीटर बार पर केल्विन पर मोल में, ठीक है भाई। याद रहेगा सब बच्चों को ये? यस। तो ये है मेरे पास फाइनली आइडियल गैस के बारे में। अच्छा, मान लो अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स को हटा दो और नंबर ऑफ मोल्स को हटाने के बाद सिर्फ लगाओ बायल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ लगाओगे तो क्या रिलेशन बनना चाहिए फिर? तुम्हें नहीं लगता? सिर्फ बायल्स एंड चार्ल्स, बी और सी तो तुम्हें फेवरेट है, तो ए के बाद बी और सी आता है, तो बी और सी को जरा लगाओ एक बार। सर थोड़ा ऊपर। क्या बोला? सर ऊपर, अभी लिखा अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। सर हटाना मत। अच्छा, हमारे पास बायल्स और चार्ल्स लॉ को लगाएंगे तो मेरे पास एक फॉर्मूला का रिलेशन बनकर आएगा संकल्प। यस, कौन से 3 फैक्टर आ जाएंगे अगर मैं बायल्स और चार्ल्स को एक साथ कंबाइन करूं तो? संकल्प तुम रहने दो, ये बताएगा कहां से वाला बच्चा हमारा। हाँ कार्तिक है, तुम बताओ। क्या बताऊं सर? कार्तिक बताओ, तुम ये बायल्स और चार्ल्स को कंबाइन करेंगे तो क्या क्या फैक्टर आएंगे हमारे पास? तुम आजकल बहुत बड़े हो गए हो ना, एक्सपीरियंस भी आ गया तुम्हारे पास, घमंड भी आ गया, एटीट्यूड एकदम अच्छा वाला। सर ये सामने सर वाले एक की गलत चीज बस हाँ, पूछना हाँ, है, ये बार और एटम के पीछे एल लिखा है, क्या लिखा है? ये एल लिखा है, एल मतलब लीटर बार पर केल्विन पर मोल। लीटर, ओके। लीटर बार और एक नीचे है लीटर एटमॉस्फेयर। हाँ कार्तिक। हाँ जी सर। ये दो गैस को कंबाइन करो, दो लॉ को, बायल्स को और चार्ल्स को, तो क्या रिलेशन बनेगा? पास्कल लीटर और चार्ल्स लॉ। क्या? सर वही क्या नाम है सर उनका? अबे इक्वेशन बता भाई। सर टाइम लगता है सर, सोचने दीजिए। सोचो। इक्वेशन में जैसे ये कंबाइन करना है दोनों। हाँ हाँ हाँ, कंबाइन करना है, जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बनाया था, इसी तरीके से दोनों को कंबाइन करो, बायल्स और चार्ल्स को। स्नेहा तुम बता दो, बाकी तो कुछ उम्मीद है नहीं मुझे। स्नेहा कह रही है अब तो मुझे कुछ से नहीं है। हाँ सर मेरा देखो तो देखो, first P1 V1 होता है राइट कांस्टेंट। अरे बताओ ये सुनो। और चार्ल्स से मेरे पास क्या कांस्टेंट आया था? V1 अपॉन में T1, ये आया था कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होता है।
तो इन दोनों को कंबाइन कर दो बस। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T1 नहीं बन जाएगा T2। बच्चों वाली बात, दो को ही तो कंबाइन करना था। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पाल्स है और V1 अपॉन में T1 चार्ल्स है, तो दोनों को कंबाइन करके यही तो बनेगा, राइट। अगर तुम्हें एक गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है और फिर उसको प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दिया तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा। तो ये रिलेशन लगाओ, आंसर निकालो। सब बच्चे बोलेंगे P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। ये भी सब आइडियल से ही आया है, ऊपर ध्यान से देखो। मान लो अगर R और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो वो उधर नहीं आ जाएगा, नहीं आ रहा बच्चों को समझ। अबे PV इज इक्वल टू NRT है, अगर PV इज इक्वल टू NRT है, N और R कांस्टेंट हो जाएगा, तो NR कांस्टेंट होने के बाद ये नहीं बन जाएगा कांस्टेंट। N और R अगर कांस्टेंट आ गया तो वो तो डिपेंड करता है ना कौन सी सिचुएशन कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल। इसका मतलब तुम सारे फॉर्मूले आइडियल इक्वेशन से बना सकते हो, और वो है PV इज इक्वल टू NRT। एवरीबॉडी से इट, PV इज इक्वल टू NRT। वैष्णवी, क्षितिज, अन्वेषा, तुमने बोल लिया कुछ भी? Yes, sir. हाँ अन्वेषा बोलो एक बार, PV इज इक्वल टू NRT। अन्वेषा, एक तो हमारे बच्चे हमारा कभी रिप्लाई नहीं करते हैं, बड़े हो रहे हैं ना, क्या करें, 10th क्लास तो पास सर हो गई उसका है। माइक खराब है, उसने लिखा अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये PV इज इक्वल टू NRT है, ठीक है भाई, अब अगर ये PV इज इक्वल टू NRT है तो N का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और अगर मैं वॉल्यूम, अच्छा ये एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला सबने सुना है। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन में डेंसिटी, राइट। डेंसिटी को कुछ लोग रो भी बोलते हैं, डेंसिटी को कुछ लोग रो भी बोलते हैं, रो। याद है ना रजिस्टिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास, रजिस्टिविटी रो, तो रो को डेंसिटी भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग डी भी बोल देते हैं। तो जरा बताना, PV इज इक्वल टू NRT को अगर डेंसिटी के रूप में दिखाना हो तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, PM अपॉन में रो, रो का मतलब डेंसिटी, इज इक्वल टू NRT। नहीं आया समझ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए अगर मान लो तो PM इज इक्वल टू N रो RT, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए भाई, राइट। एनी सिंगल डाउट है? बस भाई वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी कराए और थोड़ी कराए कुछ, ठीक है। तो ऐसे PV इज इक्वल टू NRT पे हम वेरियस काइंड के ये सब चीजें लगा सकते हैं फॉर्मूले। जैसे नंबर ऑफ मोल क्या होता है, पढ़ा होगा मोल कौन से वाले फॉर्मूले में, गिवन मास अपॉन मोल ऑफ मास, याद है प्यारे प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोल ऑफ मास, तो N अपॉन में W लिख सकते हो क्या उसे, या N अपॉन में M, गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ, मतलब W अपॉन में M। N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ मास। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता गिवन मास अपॉन में मोल ऑफ मास क्या होता है। अब क्या करें, लेट ज्वाइनिंग हुई है हमारी। मान लो मैंने बोला कि तुमसे जैसे कोई भी मेरे पास हीलियम है, हीलियम का 4 ग्राम होता है, मैंने बोला कि बताओ 16 ग्राम के अंदर कितने मोल आएंगे, तो 16 4 मोल। लिखो, और मोल ऑफ मास कितना है हीलियम का, 4 होता है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। नहीं आया कुछ समझ में, अरे बात समझ आ रही है? यस सर। आर्यन, आर यू गेटिंग दैट? यस सर। ठीक है, तो ये हम, अच्छा देखो, तो ये तो हुआ चलो फारसा का करा, अरे यार shit।
हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, ये था मेरे पास पूरा इक्वेशन के बारे में। इसी के बाद ना एक बस मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉल्टन, और वो डॉल्टन तुमने पहले भी पढ़ रखा है, याद है डॉल्टन? डॉल्टन वाला डॉल्टन नहीं, इंसीडियस वाला, कि डॉल्टन फॉलो माय डेल्टन वॉइस। डेल्टन डॉल्टन, ठीक है। तो एक डॉल्टन, इंसीडियस किसने देखी है मूवी? इंसीडियस मैंने मूवी किसने मैंने देखी देखी है? है सर एक बार। दोनों पार्ट देखे इंसीडियस के? वैसे तो हाँ तीन सर, चार है उसके। जिसमें उल्टा हो जाता है ना सर, वो पहले जाता है फिर वापस आ जाता है, वही वाली ना सर? हाँ। क्या तुम लोगों ने इंसीडियस नहीं देखी? 3-4 साल पहले देखी थी अबे भाई तेरे से पूछ रहा हूँ, किसी और से पूछ रहा सर, मैं अपनी बता रहा था सर। हूँ। अच्छा। तो देखे होगे तो याद नहीं है, ओ बहुत माय हॉरर गॉड, मूवीज तुम देखी है लोगों ने ना। इंसीडियस नहीं देखी? इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है यार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट। कौन सी सर वाली अच्छा भी बताओ ना है सर? थोड़ी सी हॉरर इतनी, मूवी है सर ये। इतनी अच्छी भी हॉरर नहीं। नहीं, हॉरर हॉरर, थोड़ी डरावनी मूवी है, अच्छी है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना। सर वो देखो, दिनन दनन सॉरी। बिल्कुल डरावनी नहीं थी सर वो, कुछ कौन भी सी? डर नहीं लगा। द नन, मैं तो बहुत डर गया था उसे देख के। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। क्या डर? अरे द नन नन। मूवी। दी नन, अच्छा। हाँ दी नन, हाँ। मेरे को तो समझ ही नहीं आई थी हो क्या रहा है। समझ तो आ गई, बट इतना डर, बिल्कुल डरावनी नहीं थी। सर मैं तो फियर मेरे फाइल को से तो भी डर समझ ही जाता हूँ नहीं इसे आता देख इसका के। कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लोग चर्च ही भाग रहे हैं सारे के सारे। वही सर, ठीक है। चर्च में ही भूत घुस गया तो लोग बचेंगे कहाँ? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हमारे पास एक डॉल्टन आया। डॉल्टन ने क्या बोला भाई, एक सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे मार्क्स आते हैं 5 सब्जेक्ट के, तो तुम पांचों को ऐड करोगे तभी तो टोटल मार्क्स निकालोगे। कितने में से आ रहे हैं वो भी भूल जाओ, ठीक है। लोग पागल बना देते हैं कि मेरे टोटल इतने मार्क्स आए हैं, और ये नहीं बताते कितने में से आए। ताकि पूरा कंफ्यूजन हो जाए। तो मेन बात है कि तुम्हारे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आए तो अगर मैं टोटल को ऐड कर दूंगा तो वही तो टोटल मार्क्स माने जाएंगे। इसी तरीके से इसने बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मान लो संकल ने कंटेनर लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारी गैस का मिक्स ले लिया इसने। अब ये सोच रहा है कि ये सारी गैस कितना प्रेशर लगा रही है इस कंटेनर के ऊपर। तो भाई कितना लगा रही होंगे, तो जितनी वो सारी गैस टोटल प्रेशर लगा रही होगी इस पूरी बार के ऊपर, राइट। तो डाल्टन ने बोला द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल गैस। और टोटल प्रेशर का मतलब फिर वो क्या बन जाता है, पार्शियल प्रेशर। मैंने तुम्हें बताया था ना, जब बहुत सारी गैस में से हम एक गैस का कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एम आई राइट एवरीबडी? नहीं आया कुछ समझ में? अगर तुम्हारे पास मान लो इस एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब मैं एक गैस की बात करूंगा तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, प्रेशर, टोटल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर? मुझे लग रहा है यहाँ के सारे बच्चों ने अपनी शिक्षा को बेच डाली है, किसी का ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। अभी मैंने क्या बोला किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसने एक चू तक रिप्लाई नहीं किया मुझे। स्नेहा भी मैंने क्या बोला? सर वो पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रहे थे ना आप। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो मतलब कि जब भी कोई प्रेशर दे रखा है इसमें से हम अगर एक उसका निकालते प्रेशर तो उसको तुमने अभी रिप्लाई क्यों नहीं किया जब मैं पूछा? रिप्लाई करते रहा करो सबके सब। एक तो वीडियो ऑन नहीं करते ऊपर से रिप्लाई भी नहीं करते हो, नॉनसेंस। सर 6:30 से ज्यादा हो गया है। जिसको जाना है वो जा सकता है। अरे सर, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस लेना है ताकि वो आपस में कंबाइन ना कर जाए। मान लो तुमने ऑक्सीजन और कार्बन ले लिया तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो कंबाइन नहीं करनी चाहिए, अलग अलग गैस रहनी चाहिए। तो वो जितना प्रेशर लगा रही होंगी तो वो कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है। तो एक गैस ने जो प्रेशर लगाया उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर।
ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो तुम सब लोगों ने मैंने एक काम दे दिया, मैंने कहा कि ये पेड़ गिर गया है, पेड़ गिर गया है, तो पेड़ अगर गिर गया है तो एक काम करो, तुम सारे मिलकर इस पेड़ को हटाओ, चलो जल्दी से रोड की साफ सफाई करो। तो तुमने क्या करा, तुम अब एक बच्ची से तो उठा नहीं, ना दो बच्चों से उठा, तो ये सारे मिलके हटाने लग गए, तो उस पेड़ को हटाने में सबका कंट्रीब्यूशन है ना। तो जब मैं एक के कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो उसे मैं पार्शियल बोलता हूँ, जब एक की बात होती है। ठीक है, तो इसीलिए सब बच्चे ध्यान रखना, जब मैं एक की बात करूंगा तो उसे मैं पार्शियल प्रेशर का नाम देता हूँ, जब भी एक पर्टिकुलर गैस प्रेशर लगाती है। तो ये हमें थ्योरी किसने दी है, तो ये थ्योरी दी है हमें डाल्टन ने, और इसकी थ्योरी को मतलब लोगों को बासी आ गई, कह रहे ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब बकवास तो नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बात बोलिए, लेकिन ये बात सबको पता थी कि हाँ ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सर जब मतलब के आप समय पे नहीं बताती सर, क्या सर जब के समय पे नहीं बताती सर। कितनी बार बोलोगे तुम यही बात, ताली बजवाए तुम्हारे, चलो एक काम करो, सारे बच्चे कार्तिक के लिए ताली बजाओ। फिर क्योंकि पहली बार आपने बोला क्या, तो इसलिए मैंने दूसरी बार बोला जो मैंने पहली बार बोला। एक बार ताली बजा दो कार्तिक के लिए, बहुत अच्छी बात बोली है कार्तिक ने, शाबाश, वेरी गुड, हैप्पी कार्तिक। नकली तालियों से हमें खुशी नहीं हाँ मिलती। तुम चुप हो जाओ वरना मुंह भी बंद करवा देंगे तुम्हारा। अभी हमारे पास है पी टोटल, तो बहुत सारी गैस जो प्रेशर लगा रहे होंगे पी टोटल, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, P1 प्लस का P2 प्लस का P3। तो ऐसे इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, जितनी गैस लोगे उतना बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, चंदन कहाँ है यहाँ पे, चंदन आया है क्या? यस सर। हाँ तो चंदन, डाल्टन ने क्या बोला? सर जब नॉन रिएक्टिव टोटल प्रेशर में से नॉन रिएक्टिव गैसेस लेंगे वो मतलब इक्वल होंगे उसके पार्शियल प्रेशर के इंडिविजुअल गैसेस। मतलब तुमने तो यही बोल दिया, मतलब समझाओ, वैसे मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, हो गया, ठीक है ठीक है। ये बताएगा क्या नाम है, आर्यन, आर्यन, यस सर। आर्यन ये क्या है, ये क्या बोला डाल्टन ने? सर नॉन रिएक्टिव गैसेस इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर के। नॉन रिएक्टिव गैसेस इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर के, ये कैसा लॉ हुआ कि नॉन रिएक्टिव गैसेस इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर के? नॉन रिएक्टिव गैसेस कहीं पर भी होंगे तो हम उसे बोलेंगे देखो पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये तो इनएक्यूरेट स्टेटमेंट थी तुम्हारी, आई एम सॉरी, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है कुछ सर बच्चों मे में। आई टेल प्लीज। हाँ यस, सर जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है सर, वो हमसे ये कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है एक मिक्सचर में जिसमें नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, वो सर इतना होता है, वो सर इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। मतलब सर जो टोटल है वो किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो। ठीक है, वेरी गुड, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर एक गैस 5 गैसेस से मिलके बनी है तो उन पांचों का कंट्रीब्यूशन वहां पे उस प्रेशर के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक बच्चों वाली बात को बताने के लिए मुझे इतने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं कि पूछो मत बस। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या तुम लोगों ने पहले से ही पढ़ लिया है, PV is equal to nRT? क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुमने पढ़ लिया है? अरे बोलो। यस सर। तो क्या क्या पढ़ा है माई का? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV is equal to, देखो, PV is equal to nRT। अभी तो पढ़ी आइडियल गैस। NRT सर, वो माइक ऑन ठीक है, है, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे पास PV is equal to nRT होता है तो भाई मान लो इन सबके मोल्स अलग अलग थे लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम सब सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, V को मैं उधर ले जाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स अलग है, बाकी सब तो सेम ही रहता है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, उसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, वॉल्यूम भी है। तो इसी तरीके से सब पे सब गैस का नंबर ऑफ मोल्स अलग हो जाएंगे। तो फिर ये P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो P1 को मैं लिखूंगा N1 RT अपॉन V, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। P2 को मैं क्या लिखूंगा, N2 RT अपॉन V, और ऐसे P3 को मैं क्या लिखूंगा, N3 RT अपॉन V, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा पहले मेरे बच्चों, RT अपॉन V कॉमन आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, N1 प्लस का N2 प्लस का N3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पहले मेरे बच्चों? तो बस ये मेरे पास क्या आ जाएगा, P टोटल।
तो ये अपने आप में क्या है मेरे पास, मतलब इस तरीके से अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोड पता लग जाए तो मतलब बहुत सिंपल से, अगर तुम्हें ऊपर वाला पता है तो बाकी तो तुम अपने आप राइट नाउ एग्जाम में निकाल ही लोगे। तो ये तो बच्चों वाली बात है ऑफ कोर्स, ठीक है भाई, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो अब मेरे पास, वैसे तो मैं यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास एक काइनेटिक थ्योरी आई है, कुछ एजम्पशन माने गए हैं कि जो गैस होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, कि क्या नेग्लेक्ट करना चाहिए, फोर्स को हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, पार्टिकल्स आपस में कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो एक एजम्पशन माना गया है, गैस को देखते हुए, पार्टिकल्स को देखते हुए थ्योरी दी गई है कि गैस के पार्टिकल ऐसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं, ठीक है। तो उनमें अलग अलग एजम्पशन मान के अलग अलग चीजें प्रूव कर रखी है। तो ठीक है, एज ऑफ नाउ आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। बाकी ये चैप्टर समाप्त है, जितनी भी चीज न्यूमेरिकल होंगे तुम अब इसके बेसिस पे कर लोगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट। खत्म हो गया? ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इतने ही हैं जितना मैंने करवाया है आज, ठीक है। मोस्टली न्यूमेरिकल अब तुम्हारे इससे ही है, अब बस थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है एजम्पशन वाला और वन टू वन इक्वेशन वाला, बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, यही है बस चैप्टर में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं सर इस नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर के बाद थर्मोडायनामिक्स करवा देना। ठीक है, मैं थर्मोडायनामिक्स, बाय बाय, टेक केयर।